नमस्कार एवरीवन, जुडिशरी विंग्स बाय क्रैक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे एजुकेटर्स आपके लिए आरजीएस राजस्थान एपीओ के लिए अलग अलग लेक्चर्स ला रहे हैं। अगर आपको वो लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तो आज हम देखेंगे द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ऑलराइट, आइए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा एक्ट है ये 1989 का एक्ट है, ये तो हमें पता ही है। ठीक, 1989 का एक्ट है। और ये एक्ट आने के पहले हमारे पास था सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, जो कि किस लिए आया था? जो कि आया था आर्टिकल 17, जो अनटचेबिलिटी का है। अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए, ठीक है, इसके लिए हमारा आर्टिकल 17 कहता है। तो आर्टिकल 17 को कैसे पूरा किया जाए? आर्टिकल 17 की जो डिमांड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 17 की डिमांड है, उसको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए आया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। बट उससे काम बन नहीं पा रहा था। ऑलराइट, तो उसके बाद आया द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर में 4 और 4A, तो टोटल 5 चैप्टर हैं 4A तक। ठीक है, 23 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। बट हमारे जो राजस्थान एपीओ के पेपर में जो सिलेबस है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का है। ऑलराइट, हमें अपने राजस्थान एपीओ के लिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है, ये चैप्टर 1 है और ये चैप्टर 2, यानी कि टोटल 9 सेक्शंस पढ़ने हैं हमें। तो आज हम पहले अपना चैप्टर 1 पढ़ेंगे और कल हम चैप्टर 2 पूरा करेंगे। ये हालांकि एक्ट काफ़ी छोटा है, हमारे सिलेबस के हिसाब से तो और छोटा है, बट हम इसे 2 पार्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आज अगर हम चैप्टर 1 करें तो हमारा कल तक आप सभी चैप्टर 1 में जो भी हमें याद करना है, जो भी तैयारियां करनी है, वो कर लें। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे जो जो क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं उसको मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा वेयर एक्ट शुरू होता है। ऑलराइट, तो हमारे एक्ट का नाम क्या है? द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जो कि 1989 का एक्ट है। तो पूछ सकता है कि ये एक्ट कब का है? 1989 का है। एक्ट नंबर 33 ऑफ 1989, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लेता है कि ये एक्ट नंबर कौन सा है। तो एक्ट नंबर 33 है। एक्साइज एक्ट के लिए भी पूछ चुका है, राजस्थान एक्साइज एक्ट एक्ट नंबर 2 है, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे हम, जब एक्साइज एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। बट यहाँ पे एक्ट नंबर 33 है, तो इसको याद रखना है। ये इनैक्ट कब से हुआ? 11 सितंबर 1989। ठीक है, इस डेट से ये इनैक्ट हुआ 11 सितंबर 1989। बट इन्फोर्स इस डेट से नहीं हुआ। इन्फोर्स कब से हुआ? 30 जनवरी, सॉरी 30 जैन, यस 30 जैन 1990, इस दिन से ये फोर्स में आया। ऑलराइट, केम इनटू फोर्स फ्रॉम 30 जनवरी 1990। तो दो चीज़ें हैं, याद रखेंगे कि इनफोर्स इनैक्ट कब हुआ? 11 सितंबर 1989 और केम इनटू फोर्स फ्रॉम 30 जैन 1990। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनैक्टमेंट ये है, इन्फोर्समेंट यहाँ से है। पूछेगा अगर आपसे कि कब इनैक्ट हुआ तो आप कहेंगे 11 सितंबर 1989। आपसे पूछेगा
कब फोर्स में आया, कब लागू हुआ, मतलब कब से ये लागू होना शुरू हुआ, तो वो 30 जनवरी 1990 है। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक्ट ऑफ 1989 है तो 1989 का जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसी पे मार देना है। हमें ध्यान देना है कि एक्ट जो होता है, जो डेट दी जाती है, जो ईयर दिया जाता है, वो इनैक्टमेंट का होता है, इन्फोर्समेंट का नहीं होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनैक्टमेंट, इनैक्टमेंट का क्या मतलब होता है, जिस दिन उसको संसद ने पास किया, ठीक है, स्टेट या पार्लियामेंट, जिसने भी स्टेट लेजिस्लेशन ने पास किया या हमारी पार्लियामेंट ने सब पास किया, दोनों का ही वो एक्ट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ऑल राइट, ठीक है। अब ये हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, ये हमारा प्रियम्बल है इस एक्ट का। हर एक्ट का एक प्रियम्बल होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, हमें पता है प्रियम्बल क्या होता है, उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, इनमें से कौन सा प्रिवेंशन SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जेक्टिव है। वो कहाँ लिखा है, वो हमारे प्रियम्बल में लिखा है। तो आइए प्रियम्बल पढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एन एक्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेज ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो पहला हमें हमारा ऑब्जेक्टिव मिल गया, प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेज of atrocities against the member of scheduled caste and scheduled tribes, ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। एक्ट का नाम ही है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो ऑब्वियसली इसका एक ऑब्जेक्टिव तो यही होगा कि एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करना। एट्रोसिटीज मतलब जो भी उन पे जो भी उत्पीड़न होता था उनका, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स थे, इस वजह से, ठीक है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उन एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करना। ऑल राइट, आगे पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट्स एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट्स एंड स्पेशल ऑब्जेक्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स। ये 2000, ये पहले तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। ऑल राइट, और ये कब से आया, 2016, ये याद रखेंगे हम। ऑल राइट, ये देखिए नीचे आपको दिया हुआ है कि सब्सटीट्यूटेड बाय एक्ट 1 ऑफ 2016, ठीक है, 2016, सेक्शन 2 फॉर स्पेशल कोर्ट्स। ये हम जब सेक्शन 2 में जाएंगे तो देखेंगे। ऑल राइट, तो 2016 से ये सब्सटीट्यूट हुआ। ऑलराइट, ये भी याद रखेंगे कि स्पेशल कोर्ट्स जो है वो कब सब्सटीट्यूट हुआ। ऑलराइट, और 2 ऑब्जेक्टिव हमें मिल गए, पहला प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, दूसरा प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेज एंड फॉर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ सच ऑफेंसेज। तीसरा, ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेज एंड relief and rehabilitation of the victims of atrocities of the offenses of SC/ST Act, ठीक है, ये हमारा तीसरा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और चौथा, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ एंड इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है, मैटर्स, जो भी मैटर्स कनेक्टेड होंगे, यानी कि जो भी मैटर ऐसे होंगे जो कि एट्रोसिटीज होती हैं SC/ST की, इसमें आता हो ना आता हो, बट जो भी मैटर एट्रोसिटीज होती हैं जो भी SC/ST पे, उनसे रिलेटेड मैटर को कनेक्ट करने के लिए, मतलब उनसे रिलेटेड मैटर के लिए रिलीफ और रिहेबिलिटेशन देने के लिए। ऑल राइट, आइए, तो 4 ऑब्जेक्टिव हमें पता है। अगर आपको क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो अगर ये 4 में से आपको, इन चारों के सिवा आपको कोई एक दिख रहा है तो वो नहीं है। आइए, चैप्टर 1 हमारा शुरू होता है। पहले शॉर्ट टाइटल दिया है, सेक्शन 1 में एक्सटेंट दिया है और कमेंसमेंट दिया है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस एक्ट का क्या नाम रहेगा, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ऑल राइट, सेकेंड, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया।
होल ऑफ इंडिया हमें पता है 370 जब से हटा, आर्टिकल 370, ऑलराइट। उसके पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था ये, बट जब से आर्टिकल 370 हट गया है तब से SC/ST एक्ट जम्मू और कश्मीर में भी एक्सटेंड हो गया है, ऑलराइट। आइए हम नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। द वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओमिटेड बाय एक्ट 34 of 2019 सेक्शन 95 एंड द 5th शेड्यूल, ऑलराइट, ठीक है। आइए, तो अब इसका एक्सटेंड कहाँ है, अगर आपसे पूछ लिया कि SC/ST एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड होता है और आपको ऑप्शन दे दिया जम्मू, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया, ओनली जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो आप क्या ऑप्शन मारेंगे, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर हट चुका है, ठीक है। आइए, it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। कोई भी एक्ट तब से आता है फोर्स में जब से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गेस्टी में नोटिफाई करती है, ऑलराइट। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कब से आया है, ठीक है। ये आया है 30 जनवरी 1990 से, ऑलराइट। इनैक्टमेंट इन्फोर्समेंट में अंतर होता है, मैंने कई बार कहा, याद रखेंगे वरना वहाँ पे कंफ्यूज होके गलत कराएंगे। ऑलराइट, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज, इसमें अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। इसमें सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं बट कुछ डेफिनेशंस थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका ये डेफिनेशंस 1A, ठीक है, और BB, BC, EB, EC एंड ED पढ़ेंगे हम सारी, बट ये डेफिनेशंस थोड़ी ज़्यादा ध्यान दे के जाइएगा। पूछ वो कुछ भी सकते हैं बट इन डेफिनेशंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। आइए आगे चलते हैं। ऑलराइट, तो हम पहले डेफिनेशन शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, तो जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कि कोड की डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि कोड जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, बट नीचे जब हम जाएंगे, कल हम जब पढ़ेंगे सेक्शन 3, तो उसमें दिया रहेगा कि IPC को भी कोड में ले लेंगे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में IPC इज अ कोड। बट अगर कॉन्टेक्स्ट देता नहीं है, किसी और कोड का नाम नहीं देता, तो वो कोड क्या होगा, जो इसमें दिया रहेगा, ठीक है। जो जो कॉन्टेक्स्ट दिया रहेगा, अगर वो नहीं है तो बी में जैसा दिया है कोड होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। चलिए आइए लाइन से पढ़ते हैं। एट्रोसिटीज की डेफिनेशन दी है, अपने एक्ट का नाम में एट्रोसिटीज आता है तो इंपॉर्टेंट है। एट्रोसिटीज मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 इस एक्ट का जब हम पढ़ेंगे, जो कि हम कल पढ़ेंगे, ये देखिए, ये सेक्शन 3 है। इसमें लिखा है कई सारी चीज़ें, बहुत लंबा सेक्शन है, ठीक है। इसमें पूरी लिस्ट दी है कि ये चीज़ें एट्रोसिटीज होती हैं, तो इसमें यही दिया है, यस। एट्रोसिटीज मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3, यानी कि सेक्शन 3 में जो भी ऑफेंसेस पनिशेबल हैं वो एट्रोसिटीज हैं। एट्रोसिटीज जैसे किसी को जाति सूचक शब्द से संबोधित करना, कोई SC/ST का मेंबर है, वो जा रहा है, आपने उसको कोई जाति सूचक शब्द बोल दिया उसके अपमान में, ठीक है, उसके मुंह पे कालिक पोत दी, उसको चप्पल की माला पहना दी, ये सारी चीज़ें आई हैं। उसके घर के बाहर आपने गंदगी कर दी, उससे ज़बरदस्ती आपने मैला साफ करवाया, ठीक है, ये सभी एट्रोसिटीज़ हैं। ये जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो सारी दी हुई हैं, ठीक है। तो अभी हमारे डेफिनेशन क्लॉज के लिए क्या है, एट्रोसिटीज मींस एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। वो सभी ऑफेंसेस जो सेक्शन 3 के अंदर पनिशेबल है वो होती है एट्रोसिटीज, ऑलराइट। सेक्शन बी क्या कहता है, कोड मींस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 2 ऑफ 1974। तो कोड क्या होगा, इस जहां भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा है और सिर्फ कोड लिख दिया है, तो मतलब उस स्थिति में कोड क्या होगा, CRPC इज द कोड। IPC नहीं होगा, CPC नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ CRPC कोड होगा, ठीक है।
आइए आगे पढ़ते हैं। बीबी, बीबी इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्लॉज। तो बीबी क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन होगा? डिपेंडेंट मीन्स द स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द विक्टिम। यानी कि कोई विक्टिम है SC/ST एक्ट ऑफेंस का, ठीक है। अब कोई पुरुष जो है वो विक्टिम है, तो अब पुरुष या महिला कोई भी विक्टिम है, तो अब उसकी स्पाउस, अगर पुरुष है तो उसकी वाइफ, अगर महिला है तो उसका उसका पति, ठीक है। उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसके भाई और बहन, ये होते हैं डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम्स हु आर डिपेंडेंट होलली और मेनली ऑन सच विक्टिम। ऐसा स्पाउस, ऐसा बच्चा, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो कि होलली और मेनली विक्टिम पे निर्भर हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। बिजली का बिल वही देता है, उनको खिलाता वही है, उनकी दवाई का पैसा वो देता है, उनके स्कूल का पैसा वो देता है, उनकी कोचिंग की फीस वो देता है। तो ऐसा जो भी व्यक्ति है, ऐसा जो भी पति या पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो कि डिपेंडेंट हैं इन सभी चीज़ों के लिए विक्टिम पर, वो सभी डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। आइए बी का सी, इकोनॉमिक बायकॉट। इकोनॉमिक बायकॉट मतलब एक सोशल बायकॉट हम सभी जानते हैं कि उसको हम अपने घर नहीं बुलाएंगे, ठीक है। अपने घर में कोई फंक्शन हो रहा है वहाँ नहीं बुलाएंगे, जो भी नॉर्मली हम करते हैं समाज में उसमें उसको नहीं इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक बायकॉट क्या होता है? अ रिफ्यूजल टू डील विथ वर्क फॉर हायर और डू बिजनेस विद अदर पर्सन। यानी कि हम रिफ्यूज कर देते हैं कि हम भाई, ये व्यक्ति चूंकि इस जाति का है, इस क्योंकि हम SC/ST एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ के बैकग्राउंड में आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो भी हम पढ़ेंगे इसमें उसका एक बैकग्राउंड है कि वो जो मेंबर है जिसके खिलाफ ऑफेंस हो रहा है वो SC/ST कम्युनिटी से आना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 366 24-25 याद रखिए, वो कहाँ भेजता है? 341 342, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये आएगा, बट ये हमें याद रखने की बात है कि SC/ST कहाँ डिफाइंड है, वहाँ डिफाइंड है। ऑल राइट। तो अगर कोई रिफ्यूज कर देता है कि हम डील नहीं करेंगे भाई इस आदमी से क्योंकि ये SC/ST कम्युनिटी का है, या उसके साथ उसको कोई काम नहीं देंगे, उसको हम अपने घर पे मान लीजिए मजदूरी करने के लिए नहीं बुलाएंगे, वो टीचर है उसको हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बुलाएंगे, ठीक है। या उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे, वो किराने की दुकान खोल के बैठा है, हम नहीं जाएंगे उसके यहाँ से सामान खरीदने क्योंकि वो SC/ST कम्युनिटी का आता है। तो ये हो गया एक इकोनॉमिक बायकॉट। सेकंड क्या है? टू डिनाई अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग एक्सेस टू सर्विस और कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटीज फॉर रेंडरिंग सर्विस फॉर कंसिडरेशन। यानी कि कोई जॉब आई, ठीक है, अब सरकारी जॉब आई या कोई भी जॉब आई, अब उसमें हम आपको नहीं वो फॉर्म भरने देंगे या हम उसमें आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि आप SC/ST कम्युनिटी से आते हैं। तो ये बात कह रहा है हमारा BC2। ऑल राइट। और थर्ड क्या है? टू रिफ्यूज टू डू एनीथिंग ऑन द टर्म्स ऑन विच थिंग्स वुड बी कॉमनली डन। यानी कि कॉमन कोर्स ऑफ एक्शन है, उसमें हम आपके साथ कोई काम नहीं कर रहे हैं, और बिजनेस के दौरान कॉमनली डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। हम भाई आप दुकान खोल के बैठे हैं किराने की और आपके यहाँ लोग आएंगे, सामान लेंगे, अपने घर जाएंगे, ये कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस है। बट हम आपके यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, हमने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। जो भी कॉमनली होता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, हमने ये रिफ्यूज कर दिया, नहीं करना भाई, ये SC/ST कम्युनिटी का है, नहीं करना है इसके साथ हमें जो हम बाकी लोगों के साथ कॉमनली करते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, पर्सनल कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक कम्युनिटी से आता है। ऑल राइट। टू एब्सटेन फ्रॉम द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन दैट वन वुड मेंटेन इन अदर पर्सन विथ अदर पर्सन, ठीक है। कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है ना, हम किसी भी पर्सन के साथ मेंटेन करेंगे मगर इस आदमी के साथ नहीं करेंगे क्योंकि ये SC/ST कम्युनिटी का है। ऑल राइट। तो ये हो गए हमारे 4 इकोनॉमिक बाइकॉट्स। ऑल राइट, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने आपको पहले बताया ना कि जो हमें याद रखना है, ABB BC EB EC और ED जो डेफिनेशन है हमारी, इनको हमें डीप में पढ़ना है, बाकी भी हम पढ़ेंगे बट बाकियों में आप
जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली ये आते हैं कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड कहाँ डिफाइंड है। तो आपको ऑप्शन दे दिया कि आपको ऑप्शन दे दिया कि भाई सेक्शन 2(1) ए में डिफाइन है, ठीक है, 2(1) बी में डिफाइन है, बी में डिफाइन, ठीक है, या 2(1) सी में डिफाइन है, ठीक है, या 2(1) बी डी में डिफाइन है। तो आप क्या टिक लगाएंगे? बी डी टिक लगाएंगे। तो आपको इसलिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, तो आपको इसलिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या डिफाइंड है। तो ये रटने की चीज़ है, ये हम रटेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट, आइए। तो बी डी में क्या डिफाइंड है? एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट मींस एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 एक्सक्लूसिवली टू ट्राई द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। यानी कि जो भी कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई हैं, इस्टेब्लिश की गई हैं इस सेक्शन में 14(1) में, ऑलराइट, जो भी 14(1) में इस्टेब्लिश की गई हैं वो सभी कोर्ट्स एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स हैं, ठीक है। बीई फॉरेस्ट राइट्स, फॉरेस्ट बीई में डिफाइंड है फॉरेस्ट राइट। ऐसे किया जाए क्या? ये अच्छा लग रहा है, चलिए ऐसे करेंगे, ठीक है। बीई में डिफाइंड है फॉरेस्ट राइट। फॉरेस्ट राइट क्या है? शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन द सब सेक्शन, इन द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, यानी कि सेक्शन, सॉरी, सेक्शन 3, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 में जो डिफाइन है फॉरेस्ट राइट वो होगा ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। यानी कि इस एक्ट के सेक्शन 3(1) में जो डिफाइंड है फॉरेस्ट राइट वही इस एक्ट के लिए भी फॉरेस्ट राइट होगा। इस एक्ट में ऐसा बहुत है, कुछ है, जैसे हम अगर शेड्यूल में जाएं, ठीक है, तो शेड्यूल में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ दे दिया है कि, काफी नीचे जाना पड़ेगा हमें, देखिए शेड्यूल में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ सेक्शन अंडर आईपीसी दिया है और उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, क्योंकि वही यहाँ पे भी लागू हो जाएंगी। ऑलराइट, इसका भी एक रीज़न है क्योंकि भाई क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं, तो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए आईपीसी, सीआरपीसी ये चीज़ें हम लोग रेफर करते हैं, ठीक है। आइए, तो फॉरेस्ट राइट हो गया, उसके बाद पीएफ मैनुअल स्कैवेंजर, मैला है ना, जो मैनुअली जाके लोग जो मैला साफ करते हैं, सीवर साफ करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन द क्लॉज जी, in the clause G of subsection 1 of the section 2 of prohibition of employment as manual scavenger and their rehabilitation act 2013। यानी कि इस एक्ट के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 जी में, सब क्लॉज जी में जो डिफाइंड है मैनुअल स्कैवेंजर, वही मीनिंग यहाँ पे भी इस एक्ट के लिए भी होगी मैनुअल स्कैवेंजर की। कौन सा एक्ट है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। अगर आपसे पूछ लिया कि मैनुअल स्कैवेंजर की जो मीनिंग है वो किस एक्ट से ली है, तो आप कौन सा एक्ट बोलेंगे? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। ऑल राइट, ये दिख रहा है आप लोगों को कि ऊपर करूं? ऊपर ही कर लेते हैं। बीजी पब्लिक सर्वेंट, बीजी में क्या डिफाइंड है? पब्लिक सर्वेंट। याद रखना है कि किस सेक्शन में क्या डिफाइंड है, सेक्शन 2 के 2 सब सेक्शन 1 सब क्लॉजेज में, बी में, ए में, बी में, बी में, बीसी में क्या क्या डिफाइंड है, सारे याद रखने हैं हमें, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट कहाँ डिफाइंड है? बी जी में। ऑल राइट, पीजी में क्या डिफाइंड है? पब्लिक सर्वेंट मींस अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। बट क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, एज वेल एज एनी अदर पर्सन डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी अदर लॉ,
फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स and includes any person acting in his official capacity under the central government or state government। ठीक है, अब मान लीजिए कि सिर्फ सेक्शन 21 में जो पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है वही नहीं है, वो तो है ही है, साथ में क्या है कि ऐसा और भी कोई पर्सन जो कि डीम्ड है एज पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किसी एक पोस्ट को ये कर दिया या किसी एक पर्सन को ये कर दिया कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की गिनती में आएगा। अब क्वेश्चन आता है कई बार कि पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, और ऑप्शन दे देता है कि जो आईपीसी के सेक्शन 21 में डिफाइंड है वो, या ऐसा पर्सन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सर्वेंट डीम्ड है वो, या ये दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो आप अगर आधा पढ़िएगा तो बस यही लगा के चले आइएगा कि जो सेक्शन 21 में डिफाइंड है वो, बट पूरा आंसर क्या है, जो सेक्शन 21 में डिफाइंड है और जिसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज अ पब्लिक सर्वेंट डीम्ड किया है फॉर द टाइम बीइंग बोथ। ठीक है, ऑलराइट। ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान देंगे, ये पूरा आर्टिकल, ये पूरा सेक्शन पढ़ेंगे और पूरा ही क्वेश्चन पढ़ के ध्यान देंगे कि अगर दोनों है, सेक्शन 21 है और साथ में डीम्ड पब्लिक सर्वेंट भी है, तो उन दोनों को ही हम टिक लगाएंगे। ऑलराइट। सी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ऑलराइट, हमें पता ही है कहाँ डिफाइंड है, आर्टिकल 366, 24, 25। आर्टिकल 366, 24 में डिफाइंड है एससी, जो कि हमें भेज देता है कहाँ, आर्टिकल 341। आर्टिकल 366, 25 में डिफाइंड है एसटी, जो कि हमें भेज देता है कहाँ, आर्टिकल 342। ये याद रखेंगे, पूछ सकता है। ठीक है, कि आर्टिकल, ये तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन, तो ये हमें पता ही है कि भाई एससी एसटी कहाँ डिफाइंड है। इसमें लिखा है कि आर्टिकल 366, 24 और 25 में, 24 में डिफाइंड है एससी और 25 में डिफाइंड है एसटी। बट जब हम 24 आर्टिकल 366, 24 में जाएंगे तो वो हमें कहाँ भेज देगा, 341 में, और आर्टिकल 366, 25 में जाएंगे तो वो हमें कहाँ भेज देगा, आर्टिकल 342 में। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। ऑल राइट, आइए आगे चलते हैं। डी में डिफाइंड है स्पेशल कोर्ट मींस अ कोर्ट ऑफ सेशन स्पेसिफाइड एज अ स्पेशल कोर्ट इन सेक्शन 14, यानी कि वो ऐसा कोर्ट ऑफ सेशन जो कि स्पेशल कोर्ट स्पेसिफाई है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम जब SC ST एक्ट पूरा पढ़ेंगे, जो कि आगे आने वाले अपने कोर्सेज में हम पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ राजस्थान APO के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो सेक्शन 14 में स्पेशल, ऐसा कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो सेक्शन 14 में स्पेशल कोर्ट स्पेसिफाई कर दिया गया है वो होगा स्पेशल कोर्ट। ऑल राइट। ई, स्पेशल, सॉरी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या मीन्स, अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेसिफाइड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडवोकेट रेफर टू इन सेक्शन 15, यानी कि ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेसिफाई कर दिया गया, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि भाई SC ST का एक्ट ये देखते हैं। ठीक है, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये SC ST से रिलेटेड एक्ट देखते हैं, तो वो होगा, या ऐसा कोई एडवोकेट जो कि सेक्शन 15 में रेफर है। ऑल राइट। EA, शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट। हमने आपको दिखाया ही था वो शेड्यूल, आइए फिर से देख लेते हैं, जिसमें IPC के सेक्शन दिए थे। ये देखिए, ये है हमारा शेड्यूल, तो वहां पे जो बोल रहा है शेड्यूल, वो ये वाला शेड्यूल, द शेड्यूल। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ देखिए सेक्शन लिखा है, ये जब हम कल पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे।
मंजिल पे। ऑलराइट, शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट। उसके बाद सोशल बाइकॉट, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक बाइकॉट। कहाँ गया इकोनॉमिक बाइकॉट हमारा? 4 पॉइंट, ये रहा हमारा BC इकोनॉमिक बाइकॉट। अब हम क्या पढ़ेंगे? सोशल बाइकॉट, जो कि अक्सर हो जाता है, अभी भी होता है। हमें शहरों में लगता है, या जो थोड़ा सोसाइटी में एक लेवल पे पहुंच गए हैं, उन्हें लगता है कि ये पुराने ज़माने की बात है। ये उनके लिए पुराने ज़माने की बात है, बट ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी ये होता है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमें पता चला था कि इलाहाबाद, जहाँ हम लोग रहते हैं, प्रयागराज, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एक गांव है, वहाँ पे एक व्यक्ति की बारात जा रही थी और उस बारात को रोक दिया गया था, क्योंकि वो किसी एक ऐसी जगह से जा रही थी जहाँ पे उस स्पेशल कम्युनिटी के लोगों का जाना अलाउड नहीं था। तो ध्यान देने की बात है कि ये कहना कि अब ये एक्ट जो है ये रेलेवेंट नहीं है या इरेलीवेंट हो गया, ऐसा सच नहीं है। अभी भी ये एक्ट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। इसका मिसयूज भी होता है, बट इसकी वजह से बहुत लोग प्रोटेक्ट भी होते हैं। तो मिसयूज के लिए जो लोग आवाज़ उठाते हैं कि सर इसका मिसयूज बहुत होता है, जो कि वाकई बात सही है कि इसका जो ज़्यादातर यूज़ है वो मिसयूज ही है। बट अगर उस मिसयूज को हटाने के लिए हम इस एक्ट को हटा देंगे ना, तो जो एट्रॉसिटीज़ हैं वो हो सकता है और बढ़ जाएँ। तो हमें मिसयूज रोकना चाहिए। बट इस एक्ट की बहुत वैल्यू है एट्रॉसिटीज़ को रोकने के लिए SC ST पे। ऑल राइट, तो हम कहाँ थे? यस, सोशल बाइकॉट। सोशल बाइकॉट, सोशल बाइकॉट क्या कहता है? सोशल बाइकॉट कहता है मीन्स अ रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विसेज, or to abstain from social relation that one should maintain with other person, or to isolate him from others। यानी कि रिफ्यूज कर दिया, आपको परमिशन नहीं दी कि आप कोई सोशल सर्विस या कोई कस्टमरी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, आप किसी मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक कस्टम है, आप जाते हैं पूजा करते हैं, बट आपको मना कर दिया कि आप भाई SC ST से हैं तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, और टू एब्सटेन फ्रॉम सोशल रिलेशन दैट वन शुड मेंटेन विद अदर पर्सन, यानी कि आपको रोक दिया गया कि आप सोशल रिलेशन नहीं रख सकते हैं जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से रखता है, या आपको आइसोलेट कर दिया गया औरों से कि भाई ये मोहल्ला है, यहाँ पे आप नहीं रह सकते। ठीक है, ये कॉलोनी है, यहाँ पे आप नहीं रह सकते। तो ये सब क्या हो गया? आपका सोशल बाइकॉट हो गया। ऑल राइट, अगला क्या है? अगला है विक्टिम। Victim means any individual who falls within the definition of scheduled caste and scheduled tribe under clause C of subsection 1 of section 2। ऑलराइट, हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, यानी कि सेक्शन 2(1)(c), इसमें जो भी SC ST डिफाइंड है, जो कि आपको कहाँ भेजता है? आर्टिकल 366 24-25। ठीक है, मीन्स एनी इंडिविजुअल हु फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, एंड हु हैज सफर्ड और एक्सपीरियंस्ड फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मॉनेटरी हार्म, इमोशनल और मॉनेटरी हार्म और हार्म टू हिज प्रॉपर्टी as a result of the commission of any offence under this act and includes his relatives, legal guardians and legal heirs। यानी कि जो भी SC ST है जो कि इस एक्ट में डिफाइंड है, जो कि आपको 366 24-25 में भेजता है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अगर कोई भी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, मॉनेटरी हार्म सहन करता है खुद पे, या खुद की उसकी प्रॉपर्टी को आप किसी तरह से क्षतिग्रस्त करते हैं, या उसका घर है आपने उखाड़ दिया, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि वैसा घर है, या उसकी बाइक है आपने उसको जला दिया, कुछ भी ऐसा वो अगर सहन करता है, तो वो होगा विक्टिम। जो कि इस एक्ट में जो भी इस एक्ट में ऑफेंसेस डिफाइंड हैं, वो SC ST कम्युनिटी का मेंबर सहन करता है, तो वो विक्टिम है। ऑल राइट,
ऑल राइट, ईडी डिफाइन करता है विटनेस। अब विटनेस क्या है? means any person who is acquainted with the facts or and circumstances. Person acquainted with the fact and circumstances or is in possession of any information or has knowledge necessary for the purpose of investigation, inquiry or trial, or is in possession of any information or has knowledge necessary for the purpose of investigation, inquiry or trial of any crime involving an offence under this act, and who is or may be required to give information or make a statement or produce any document during investigation, inquiry or trial of such case and includes a victim of such offense। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, वो जो विटनेस है वो SC/ST हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, विटनेस का SC/ST होना जरूरी नहीं है। हाँ, जो विक्टिम है उसका SC/ST होना जरूरी है, और जो ऑफेंड कर रहा है, जो ऑफेंडर है, वो नॉन SC/ST होना चाहिए। ठीक है, तो विटनेस हमारा SC/ST भी हो सकता है और नॉन SC/ST भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो कि उस जो ऑफेंस हुआ है उसके जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज हैं उससे जान पहचान हो, उसकी एक्वेंटेड हो उससे। ठीक है, यानी कि वो उन फैक्ट्स को और उन सर्कमस्टेंसेज को जानता हो, और जो कि या जिसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो या कोई ऐसी नॉलेज हो जो कि इस जो भी ऑफेंस हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए या ट्रायल के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट या कोई भी मान लीजिए उसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के समय प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, और वो विक्टिम भी इंक्लूड करता है, यानी कि विटनेस जो है वो विक्टिम भी हो सकता है। जो भी जिसके खिलाफ हुआ है, एक कोई ऐसा पर्सन जो एक्वेंटेड हो उन फैक्ट से, ठीक है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो, उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या इंक्वायरी में मददगार हो, और उसको बुलाया जा सके ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए या ऐसा डॉक्यूमेंट देने के लिए या ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, वो तो है ही है। बट साथ में कौन और है? इंक्लूड्स अ विक्टिम ऑफ सच ऑफेंस, उस ऑफेंस का विक्टिम भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। विक्टिम भी विटनेस होगा। ऑल राइट द एफ क्या कह रहा है? द वर्ड एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट या CRPC as the case may be shall be deemed to have the meaning respectively assigned to them in those enactments। यानी कि अगर ऐसा कोई भी डेफिनेशन है, ऐसा कोई भी वर्ड है या ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन है जो कि इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है मगर वो IPC में डिफाइंड, मगर वो IPC में डिफाइंड है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड है, CRPC में डिफाइंड है, तो उन उस केस में जो उन एक्ट्स में, यानी कि IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी उस वर्ड की, उस एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन यहाँ भी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 1। ये भी पढ़ लेते हैं 2, हालांकि इससे क्वेश्चंस देखे नहीं बट पढ़ लेते हैं। Any reference in this act to any enactment or any provision thereof shall, in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that area। खैर, इससे कभी क्वेश्चन ना आया है ना आएगा। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा चैप्टर 1 है SC/ST एक्ट का। हमारे सिलेबस में 2 ही चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आज चैप्टर 1 हो गया, कल हम चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2 सेक्शन 3 बहुत बड़ा है। अपनी अपनी बेयर एक्ट लेके बैठें। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो अपने मोबाइल में
डाउनलोड कर लें। खैर डाउनलोड कर लेंगे तो सामने कैसे पढ़ेंगे, बट डाउनलोड कर लें, और अगर नोट कर सके तो नोट कर लें। बट आपके पास बेयर एक्ट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, तो आई होप कि बेयर एक्ट होगी। तो कल हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस पूरे एक्ट का, सेक्शन 3। ठीक है, पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, फॉर ऑफेंस एट्रोसिटीज़। जो भी एट्रोसिटीज़ हो सकती हैं जो SC ST के खिलाफ, वो सारी इस सेक्शन में डिफाइंड है। बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, इजी है। ठीक है, बट बड़ा है, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जो कि हमें करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छे से पढ़ें। एग्ज़ाम अब कुछ ही दिन है ना। न्यू ईयर आने वाला है, सेलिब्रेट करें, बट पढ़ाई को ध्यान में रख के सेलिब्रेट करें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।